हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि अभी हम लोग एनसीईआरटी का 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का 6 क्लास का ज्योग्राफी है और टॉपिक हमारा होगा पृथ्वी की गतियाँ। अगर आपके पास किताब हो, यदि आपके पास बुक हो तो ज़रूर एक बार अध्ययन करिएगा, है ना। जो सारांश है, जो बीपीसी टीचर के लिए, खास करके बीपीसी टीचर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उस सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण इसकी भूमिका, जो ज्योग्राफी की हम लोग बात करते हैं, पीआरटी में, प्राथमिक टीचर में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी में एक पार्ट है, जिसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सोचिए, 30 प्रश्न अकेले ज्योग्राफी और पर्यावरण से पूछा जाता है, तो इसकी वैल्यू कितना है आप इस बात को समझ सकते हैं। और ज्योग्राफी में प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। अगर हम लोग पीआरटी की बात करें, या आप देखिएगा, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो विद्यार्थी ज्योग्राफी लेते हैं, ज्योग्राफी बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, बहुत इजीली तरीके से, बहुत बच्चा वाला चीज़ें, मतलब समझिए कि बच्चा वाला चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यदि आप समझ गए तो फिर ज्योग्राफी आपको कभी छोड़ के जाएगा नहीं, है ना, बेवफा नहीं होता। इतना याद रखिए कि इतिहास और ज्योग्राफी के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि बेवफा होता है, ऐसी बात नहीं है। जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, एक दिन वह आपका अपना हो ही जाता है। बस आपका नज़रिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, ये मायने रखता है। थोड़ा देर के लिए सोचिए, हम लोग पढ़ाई तो करेंगे, थोड़ा देर के लिए आप समझिए। यदि आप किसी के साथ संपर्क में है, टच में है, यदि आप जिसको आप शरीर से पहचानते हैं, छू करके महसूस करते हैं, यदि आपका कोई दोस्त, साथी या संगी, आपको लगता है कि आप जाते हैं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, है ना, उन्हें रिसीव करने के लिए, तो पता चलता है कि जब स्टेशन से बाहर आते हैं, है ना, तो बहुत भीड़ में वो रहते हैं, बहुत भीड़ में, और आप काफ़ी दूर पे होते हैं, फिर भी उसका चेहरा एकदम साफ नज़र आता है। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप उसे उसके शरीर से महसूस किए हैं। उसके अगल बगल में जो भी व्यक्ति है जिससे आपका शरीर परिचित नहीं है, उसको पहचानते भी नहीं है, लेकिन जिसे आपका शरीर पहचानता है ना, उसको आप बेहतर तरीके से बहुत दूर से ही पहचान जाते हैं। इसलिए शरीर जो होता है ना, शरीर यादों का संजाल है ना, बस इसे महसूस करने की जरूरत होनी चाहिए। वो नज़रिया डेवलप करिए, है ना, वो सब चीज़ आपके पास है, सब कुछ है, इतनी काबिलियत आपके अंदर है, इतना हुनर है, आपका ब्रेन इतना पावरफुल है ना। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ हम लोग पहले समझ जाए, उसके बाद जो इसमें जो चीज़ें है ना, उसको हम लोग भी कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको छोटा किया जाए और थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं, है ना। देखिए, पृथ्वी की गतियाँ, अगर गतियाँ के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर, है ना, गतियाँ, तो पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, है ना। पृथ्वी की जो गतियाँ है वह 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला एक गति है जिसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, है ना, घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति। इंग्लिश में अगर कहें तो इसको रोटेशन कहा जाता है ना, इसको रोटेशन कहा जाता है, घूर्णन गति को, है ना, रोटेशन कहा जाता है। और इस घूर्णन गति का एक और भी नाम है जिसको हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। पूछा जा सकता है और पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका 2-4 नाम होता है, उसको याद रखना जरूरी है। कभी भी कोई भी टर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है आपके एग्जाम में। घूर्णन गति को परिभ्रमण गति भी कहा जाता है, परिभ्रमण गति, है ना, परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग दैनिक गति कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं इसको, है ना, इसको दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो देखिए, पूछा जाता है कि घूर्णन गति से क्या प्रभाव पड़ता है,
तो घूर्णन गति से पूछा हुआ प्रश्न है, घूर्णन गति के कारण दिन व रात होता है ना। दिन व रात किसके कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण होता है, रोटेशन के कारण होता है, जिसको हम लोग परिभ्रमण भी कहते हैं और दैनिक गति भी कहते हैं। याद रखिएगा, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछता है आपके बीपीएससी टीचर के एग्जाम में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा गति जिसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण है ना, परिक्रमण गति कहा जाता है। दूसरी गति का नाम क्या है? परिक्रमण गति कहते हैं, और इसका इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहा जाता है। रेवोल्यूशन है ना, इसको भी देख लीजिए, रेवोल्यूशन कहा जाता है इंग्लिश में, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरी गति का नाम क्या है? तो परिक्रमण है, और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग वार्षिक गति कहते हैं, वार्षिक गति। और पूछा जा सकता है कि इन गति के कारण क्या होता है? तो इन गति के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती है। ऋतुएं जो है ना, ऋतुएं क्या है? परिवर्तित होती है। ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। इतना तो याद हो गया आपको, क्या है? ऋतुएं परिवर्तित होती है ना, इंपॉर्टेंट है। और यही टॉपिक हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए, है ना। यानी कि जो गति है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर, है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कहाँ से, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अक्ष पर कहाँ से? तो यहाँ पर देखिए, तो पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है, घूमती है। पूछा गया प्रश्न है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर बात किया जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर, है ना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, एक मिनट, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है, चीजों को समझते चलिए। अब ये समझिए क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, पहला। दूसरा कहता है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। क्या यह दोनों कथन सही है? बिल्कुल दोनों कथन सही है। तो यह जो दोनों कथन जो है, दोनों कथन क्या है? सही है। कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री याद करते चले कि दोबारा याद करने का मौका ना मिले। तो ये चीजें आप समझिए, है ना। अगर पूछे कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है ना। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है। क्या होगा? प्रदीप्त वृत्त क्या है? तो प्रदीप्त वृत्त जो है ना, इसमें से कोई नहीं होगा। इसका जो है कोई नहीं होगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है? क्या ऋतु में परिवर्तन का कारण कौन है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ही क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन करता है। ऋतु में परिवर्तन करता है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि 21 जून को, कब? 21 जून को, याद रखिए 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक, उसके बाद कहता है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा जो है वह प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर अयनांक कहा जाता है।
इसका मतलब ये है डायरेक्ट जो है आपसे डेट पूछेगा कब, किस दिन को, तो 21 जून को हो जाएगा, है ना, 21 जून को हो जाएगा। 6 क्लास की है किताबें, इतना भी ये नहीं है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके बीपीसी टीचर में पीआरटी हो, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए कहता है कि दक्षिण अयतनांक के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दक्षिणी ध्रुव क्या है, सूर्य की ओर झुका है। और दूसरा कहता है कि सूर्य की किरणों मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। और कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध पर छोटा दिन और लंबी रातें वाली ऋतुओं में होती है। और यहाँ पर कहता है कि कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, जो हम लोग तीसरा देख रहे हैं वह गलत है, पहला और दूसरा जो है वही सही है ना, पहला और दूसरा है वही सही है। तीसरा जो पॉइंट था इसमें वो गलत हो जाता है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि विषु के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन से कथन सत्य है। कहता है कि इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है ना, सीधी पड़ती है। आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम फिर बढ़िया तरीके से है ना आपको समझा देंगे, क्योंकि बहुत इजी है ये सब चीजें। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादा है ना समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। कहता है विषु के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषु वृत्त पर सीधी पड़ती है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। क्या है, उपरोक्त में से सभी क्या है, तो ये सभी के सभी क्या है, सत्य हो जाते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से सबसे ज्यादा है, पूछा जाता है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, जिसको हम लोग अधिवर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे, तो 366 दिन, याद रखिएगा 366 दिन होते हैं। पूछा जाएगा कि जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कहां पर पड़ती है, जून में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, आप देखते होंगे, यानी कि जून में ही सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है कहाँ पे पड़ेगा, तो कर्क रेखा पे। और यही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। और ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के है ना गुजरता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, तो यह 23 सितंबर हो जाएगा। याद रखिएगा 23 सितंबर को दिन और रात क्या है, बराबर होता है। कब, 23 सितंबर को। कहते हैं कि कब दिन और रात बराबर होते हैं, तो प्रश्न में ऐसे ऑप्शन में दे देगा 21 मार्च को, है ना, और 2 ऑप्शन करके दे देगा 23 सितंबर को। ठीक है, कब दिन और रात बराबर होते हैं, तो दोनों याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को, है ना। चलिए यहां पर देखते हैं, सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, तो यह डेट है 21 मार्च का। क्या कहता है, सूर्य की किरणें सीधे कहता है विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, तो यह डेट हो जाएगा 21 मार्च। किस पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, तो ये हो जाएगा ध्रुवों पर हो जाएगा। आप एक बार समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको ज्यादा फायदा होगा, है ना। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए ये जो अर्थ है, इसके बीचों बीच जो रेखा है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट, यानी कि पूर्व और पश्चिमी बिंदु ध्रुव कहें तो मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट पोल की मिलाने वाली रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसका अन्य नाम भी है, जैसे इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इसी को हम लोग है ना 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, और इसी को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है,
इतना नाम है। इक्वेटर भी हम लोग इसी को, इक्वेटर भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जब हम लोग ये विषुवत रेखा के उत्तर में जाते हैं 23.5 डिग्री, यहाँ पर है ना, ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, इसी 23.5 डिग्री को हम लोग उत्तर में कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री को, इसी 23.5 डिग्री को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और सूर्य, जब ये सूर्य जो है, सूर्य उत्तरायण होगा, यानी कि सूर्य जो है इसकी किरणें जब यहाँ किस पे, कर्क रेखा पर पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा गर्मी होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसी समय में जो हम लोग उत्तरी ध्रुव देखते हैं, यही उत्तरी ध्रुव में है ना 6 महीने का दिन हो जाएगा, 6 माह का क्या होगा, दिन होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है ना, ये सूर्य की रोशनी कहाँ पे पड़ रही है, सीधे तो कर्क रेखा पे पड़ रही है, यानी कि बहुत दूर हो गया दक्षिणी ध्रुव। और यही वजह है कि सूर्य की प्रकाश 6 महीने तक यहाँ नहीं पड़ेगी, है ना, जिसके कारण यहाँ पे उसी समय 6 माह का इस दक्षिणी ध्रुव में क्या है, रात होता है। इसलिए कुंभकर्ण का भी है ना संदर्भ दिया जाता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने जगता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि जब हम लोग ईस्ट और वेस्ट मिलाने वाली जितनी भी रेखा है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और सीधे सीधे यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल की मिलाने वाली जो रेखा है, यानी कि उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। आप देख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहा जाता है ना। यही है आपका देशांतर। और अक्सर पूछा जाता है कि भारत की जो अवस्थिति है कितने अक्षांश और कितने देशांतर के मध्य में है, बहुत बार बीपीएससी में यह सवाल जो है पूछा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किस पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, तो कहां पर होता है, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, ध्रुव हो जाता है ना, ध्रुवों पर हो जाएगा। चलिए पेन ले लिया जाए, ध्रुवों पर हो जाएगा। पूछा जाएगा कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण गति के कारण, जो हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद पृथ्वी अपने कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो कितना दिन हो जाएगा, 65.5 दिनों में पूरा करता है, 65.5 दिनों में पूरा करता है। जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है ना। और किस गति के कारण दिन रात होते हैं, तो ये घूर्णन गति के कारण, जो हम लोगों ने किया है ना। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहां क्या होता है, तो वह दिन होगा। और पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, इसी गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। और सूर्य के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में आकार में फैले हैं, तो ये हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार में, क्या होगा, दीर्घ वृत्ताकार हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमते हैं, तो ये अंडाकार आकार में घूमता है, अंडाकार आकार में। यहां से प्रश्न जो है 6 क्लास में देखिएगा, 6 क्लास में डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 एक बार एनसीईआरटी और एक बार एससीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में या कोई पीजीटी में आप जो रखते हैं विषय ज्योग्राफी, तो प्रश्न छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी होती है, नहीं छूटता है। बस क्या है कि किताब नहीं पढ़ पाते हैं, नोट्स पे बाद की बात होता है कि नोट्स को पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन सबसे ज़रूरी जो होता है, खास करके देखिए कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी से भागिएगा
तो फिर नौकरी मिलेगा ही नहीं, नौकरी से दूर भाग जाइएगा। जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा वर्क करता है, जो सेल्फ स्टडी पे सटीक किताबों के साथ है ना संघर्ष करता है, भले मेहनत तो लगेगा, किताब को पढ़ने में बहुत मेहनत लगता है, नोट्स को पढ़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, लेकिन जो लोग किताब पढ़ते हैं, जो किताब पे ज़्यादा वर्क करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, रिजल्ट उन्हीं का होता है ना। जो फाइटर है वो भी अनुभव आपको देते होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है, तो अंडाकार आकार में। किस मौसम में दिन छोटे होते हैं, तो देखिए सर्दी के मौसम में, अभी का आपको ठंडा का मौसम है तो क्या होगा, दिन छोटा होगा, रात थोड़ा क्या बड़ा हो जाता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि ठंडी में अधिकतर देखते हैं भारत ये सब क्षेत्र जो है उससे मनाए जाते हैं, लेकिन कहता है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, बीबीआई पूछा जाएगा। सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर है ना कब पड़ती है, तो 21 जून को पड़ती है, 21 जून को, ठीक। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो घूर्णन कहलाता है, घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, अक्ष क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री हो जाएगा। किस दिन इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है, इंपॉर्टेंट है, 21 जून को याद करिए, स्टार लगा लीजिए इस पे, है ना। पूछेगा कि किस दिन इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है, तो 21 जून हो जाएगा। किस दिन दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कब, किस तारीख को, किस डेट को, तो ये हो जाएगा 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर हो जाएगा। और किस गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, है ना। क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये मानचित्र है, मानचित्र भी हम आपको एक बार पढ़ा देंगे एटलस से ही, ताकि इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो गड़बड़ ना हो। एक बार आप भी समझ जाइए। कहा पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि उपसौर किसको कहते हैं, उपसौर, है ना, ये हो गया आपका उपसौर। उपसौर किसको कहते हैं, तो देखिए उपसौर का वो डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उपसौर का जो कंडीशन बनता है वह 3 जनवरी को बनता है। उपसौर का जो कंडीशन है वह 3 जनवरी को बनता है ना। कब, 3 जनवरी। आखिर ये उपसौर होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी जब सूर्य से, पृथ्वी है ना, पृथ्वी जब सूर्य से है ना निकटतम दूरी पर हो, निकटतम दूरी पर हो, तब उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। उपसौर जब यानी कि पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम यानी कि सबसे निकट, है ना, बैठिए, समझ रहे हैं ना। तो देखिए कहा जाता है यहाँ पे उपसौर का मतलब क्या होता है, यानी कि पृथ्वी जब सूर्य से सबसे नजदीक हो, सबसे करीब हो, सबसे निकटतम, है ना, जब वो दिखने लगे तो समझिए कि जो घटना है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं। और यह घटना कब होता है, तो 3 जनवरी को देखने को मिलता है हमें, है ना, 3 जनवरी को। हो सकता है आपसे ये भी सवाल पूछे कि बताइए, है ना, अपसौर किसको कहते हैं। अगर अपसौर भी आपसे पूछ ले, है ना, तो अपसौर का मतलब सीधे सीधे इसका उल्टा हो जाएगा, सीधे सीधे इसका उल्टा है। आपने यहाँ पे देखा उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम हो, तो अपसौर में होगा पृथ्वी जब सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर हो, सबसे ज्यादा दूर हो, उस घटना को हम लोग अपसौर कहते हैं। और यह घटना 4 जुलाई के समय में हमको देखने को मिलता है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी का ये
क्लास 6 का है ना ये बुक है और इसको कमतर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती में अक्सर जो प्रश्न बनाए जाते हैं सारे के सारे प्रश्न जो हैं किताब से ही पूछा जाता है। इसलिए हम आपको क्या कहते हैं कि भाई सबसे पहले किताबों का गहन अध्ययन करिए। अगर आपको लगता है ना, अगर आपको लगता है कि हमें बीपीएससी टीचर में खास करके पीआरटी में कैसे नंबर उठाए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कैसे नंबर उठाए, तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत क्या है कि बिहार सरकार की एक किताब है जिसको हम लोग एससीईआरटी का बुक बोलते हैं। अगर बिहार सरकार की किताबें जो समग्र शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में टीजीटी और पीजीटी की हम बात करें, यदि आप ज्योग्राफी पेपर लिए हैं तो 6 क्लास से लेकर के है ना 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का जो भी बुक है आपके पास एससीईआरटी का, उसको एक बार पढ़ लीजिए। और विगत जितने भी 3 बार का एग्जाम जो हुआ है, 3 चरणों में जो एग्जाम हुआ है, और लगभग जितने भी पेपर आपके सामने मिले हैं उन सारे पेपर को उठा करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा, जब मूल्यांकन करिएगा तो पता चलेगा कि 6 क्लास से भी प्रश्न पूछा गया, 7th क्लास से भी प्रश्न पूछा गया, 8th 9th 10th से भी प्रश्न पूछा गया। एक्स्ट्रा जो किताब है, जैसे हम एक्स्ट्रा की बात करते हैं कि यदि ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बाद भी अगर कुछ पढ़ना है तो महेश बणवाल का एक किताब आता है जिसका नाम है भारत है ना भूगोल एक समग्र अध्ययन। बहुत बढ़िया किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सार संग्रह के चक्कर में पढ़िएगा तो रिजल्ट जो है गड़बड़ होगा और फिर कहिएगा कि इतिहास और ज्योग्राफी बेवफा होता है। इसलिए एक बार किताब को पढ़िए। किताब पढ़ने से क्या होता है कॉन्सेप्ट बनेगा और फैक्ट भी होगा। अभी के समय में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना जरूरी है। इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा तो प्रश्न बनेगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। इसीलिए यदि हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करने की वजह से रूम खोलिए, ये इंफॉर्मेशन को अगर कलेक्ट हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल पैदा होगा, है ना। तो हमारे लिए सबसे प्रथम जो प्राथमिकता है वह है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, यदि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किताबों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से हम आपको नहीं बताएंगे, किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि किताबें आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।